नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की। ये संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को जारी किया है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इनकी एक रिपोर्ट है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ द्वारा ये तैयार की गई है। और इसके जो खुलासे भारत के बारे में है वो वाकई में आपको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि मोदी सरकार के जो दावे हैं कि देखिए हम इतने सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को हम अनाज बांटते हैं और जो जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं वो गरीब तबके तक पहुंच रही हैं, महिलाओं में कुपोषण हम कम कर रहे हैं। ये ऐसी रिपोर्ट है जो ये सारे दावों को एक सिरे से खारिज करती है। अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि जो सबसे पहला दावा इस रिपोर्ट का है, और मैं पॉइंट वाइज चलूंगी, कि विकास के तमाम दावों के बीच जो विश्व में सबसे ज्यादा यानी कि 19.5 करोड़ कुपोषित लोग भारत में रहते हैं, ये सबसे बड़ी जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई है। अगर आप दूसरी चीज देखें जो इस रिपोर्ट के द्वारा समझ में आ रही है कि 55.6% लोग अभी भी स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। यानी कि जो बैलेंस डाइट है, जो स्वस्थ आहार होना चाहिए, उसको 55.6 यानी कि आधी आबादी से ज्यादा लोग स्वस्थ खाना नहीं खा सकते हैं। और ये संख्या अगर आप देखें करोड़ लोगों में तो ये लगभग 80 करोड़ से 1 करोड़ कम है। यानी कि 79 करोड़ लोग अभी भी स्वस्थ खाना नहीं भारत में खा पा रहे हैं और ये साउथ एशिया के अगर आप फिगर्स देखें तो ये सबसे ज्यादा है। अब एक फिगर और इसमें जो इसकी बात भी कही गई है, 13% जो भारत की आबादी है वो दीर्घकालिक अल्प पोषण यानी भूख से पीड़ित है। यानी कि 13% ऐसे लोग हैं जो कि भुखमरी के शिकार हैं और उनको ठीक से खाना नहीं मिलता है। और पोषण के मोर्चे पर भारत को प्रगति के लिए और अधिक योजनाओं की जरूरत है। अब अगर आप योजनाओं की बात करें तो ये तो कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं कि भारत में आधे से अधिक महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। अगर इतने सारे लोग स्वस्थ खाना खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार की बनाई हुई पॉलिसीज है उसमें वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब क्या क्या दावे मोदी सरकार ने किए हैं? मोदी सरकार ने, आपको याद होगा कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत तो जो अनाज हर गरीब परिवार को बांटा जाता है, उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी शुरू की गई थी जिसको अभी 2023 में आगे के 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ये कहते हुए कि हम ये अनाज वाली स्कीम 5 साल तक और चलाएंगे। लेकिन क्या कोई इस चीज के बारे में ऑडिट कर रहा है कि कितने इसका, ये जो अनाज की स्कीम चल रही है या फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिन लोगों को खाना मिल रहा है, इसका ऑडिट हो रहा है? क्या इसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि क्या उन लोगों में मैलन्यूट्रिशन कम हो रहा है? क्या जो जो स्वस्थ आहार लोगों को नहीं मिल रहा है वो क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा कौन सा तबका है जिसको ये खाना नहीं पहुंच रहा है? तो सब ये जो डेटा है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी जो डेटा आया था, ये सारा डेटा 2011 के सेंसस पर आधारित है। अब आप ये देख लीजिए कि सेंसस हुआ नहीं है, तो ये सब पुराने डेटा पर अगर इन स्कीमों को आगे चलाया जाएगा तो ऐसे में फिर आप क्या कहेंगे? और जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, चाहे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट हो या फिर ये वाली रिपोर्ट हो, तुरंत मोदी सरकार की तरफ से कोई ना कोई मंत्री आ जाएगा और उसको बोलेगा कि अरे ये तो बेकार है, इसको खारिज करिए, हम इसको डिसमिस करते हैं। और इनके जो पैमाने हैं यानी कि जो उन्होंने पैरामीटर्स लिए हैं इन कंक्लूजन्स के लिए वो गलत है, क्योंकि इनके अपने इंडेक्स मोदी सरकार अपने बनाकर और पता नहीं कौन सा सैंपल साइज सर्वे की वो बात करती है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या अब इस रिपोर्ट के बाद क्या मोदी सरकार विश्व में मुंह दिखाने लायक रह जाएगी? तमाम विकास के दावे होते हैं कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 2047 का सपना मोदी जी दिखाने में कभी कसर कोई छोड़ते नहीं है, हर अपनी स्पीच में 2047 की बात करते हैं। लेकिन जब इस तरीके का हाल है जहां पर हमारी आधी से ज्यादा आबादी को स्वस्थ भोजन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में कौन से विकास का नारा मोदी जी लगा रहे? आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय पुष्पराज देशपांडे जो कि भारत जोड़ो यात्रा के लेखक हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पराज, आपका स्वागत है। और ये जो रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट है, क्या ये रिपोर्ट मोदी सरकार के मुंह पर एक गहरा तमाचा नहीं है? नीलू जी, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये बेहद चिंताजनक है कि भारत में लगभग 20 करोड़ लोग कुपोषित है
और 55% भारतवासी जो है स्वास्थ्य आहार का खर्च नहीं उठा सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये मुद्दा पक्षपात से परे है। हालाँकि कुछ भाजपा के प्रवक्ताओं ने ऑलरेडी रिपोर्ट को अवैध मान के उसके ऊपर सवाल उठाए हैं। लेकिन मेरे व्यक्तिगत राय में मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशंस और एफएओ की संयुक्त रिपोर्ट किसी उद्देश्य से प्रेरित हो सकती है। ये जो है, जो तथ्य है, वही कह रहे हैं। और इसी रिपोर्ट में आप मैं मतलब मुझे याद है 2004 और 2006 के पीरियड के समय इसी यूएन और एफएओ की रिपोर्ट ने ये कहा था कि लगभग 24 करोड़ भारतवासी कुपोषित थे। उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया, खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया, अन्य नीतियाँ जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन है, एनआरएलएम है, एनआरईजीए है, कई सारे ऐसे उन्होंने राइट बेस्ड पैराडाइम के तहत उन्होंने कानून पारित किए, नीतियाँ लाई, जिससे कुपोषित लोगों को की कुल संख्या को कम करने में हम लोग सक्षम रहे, हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन हमें अभी और लंबा रास्ता तय करना है। क्लियरली ये रिपोर्ट से तय हो रहा है, मतलब सिद्ध हो रहा है और हमें इसको एकजुट होकर इससे निपटना होगा। यहाँ 2 मुद्दे हैं अगर आप देखा जाए। एक तो है कि उचित भोजन की कमी है, पहला मुद्दा ये है और दूसरा मुद्दा ये है कि अच्छा भोजन प्राप्त करने के लिए लोगों के पास पर्याप्त मज़दूरी या रोज़गार की कमी है। अब मैं दूसरे मुद्दे के ऊपर पहले आता हूँ। बेरोज़गारी आज 50 साल के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर है और मज़दूरी जो वेजेज़ है पिछले 11 साल से स्थिर है। उसके अलावा पारिवारिक कर्ज़ जो है 34 साल से उच्चतम स्तर पर है। हालाँकि आरबीआई का खुद का रिपोर्ट कह रहा है कि सरकार ने 8 करोड़ नौकरियाँ निर्माण किए हैं पिछले 4 सालों में कोविड के बाद अपैरेंटली। लेकिन वही रिपोर्ट कह रहा है कि उसमें से 6 करोड़ नौकरियाँ अवैतनिक यानी अनपेड है और अनौपचारिक कृषि क्षेत्र में इनफॉर्मल कृषि एग्री सेक्टर में है। कहने का तात्पर्य ये है कि करोड़ों भारतीय जीवित रहने के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। उसके अलावा आज भारत में लगभग 80 करोड़ लोग राशन कार्ड के ऊपर है जिनको जीवित रहने के लिए 5 हर महीने 5 किलो राशन और अनाज मिलता है, उनकी आवश्यकता है। लेकिन जैसे प्रोफेसर जॉन ड्रेज़ और रितिका खेरा जो है, इन दोनों ने एक अध्ययन किया था, विश्लेषण किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि क्योंकि सरकार 21 का जनगणना की है नहीं है, सेंसस नहीं किया उन्होंने, इसीलिए वो 13 साल पुराना डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण लगभग 11 से 12 करोड़ भारतवासी आज भूखे हैं, उनको राशन मिलता ही नहीं है। फिर उन्होंने और अध्ययन किया था पहले अलग जिसमें ये जो और भी कई सारे एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ उसमें जुड़े हुए थे। उनके अनुमान से आधार के कारण आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक डेटा माँगता है राशन के लिए, उसके कारण कई सारे लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं और ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेतों पे काम करते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं या जो बहुत रफ काम करते हैं, उनके अंगूठे चलते नहीं हैं या उनके आँखों की जो रोशनी है वो कम हो जाती है। तो बायोमेट्रिक वो कैप्चर नहीं कर पाता है और जब बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं कर पा रहा है और मैं एक इंडिया गठबंधन के राज्य का ज़िक्र कर रहा हूँ, ना कि एनडीए का, ताकि भाजपा ये ना कल को कहे कि यार ये तो पक्षपात कर रहा है। झारखंड में लगभग 50% लोग एक्सक्लूड हुए हैं इसके कारण। हुँ। ये दूसरी बात है। तीसरी बात नीलू जी, नहीं, लेकिन सर्वोच्च पुष्पराज 2 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। मैं ये देख रही थी कि इसी महीने की शुरुआत में नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी जो उन्होंने जारी किया था और जिसमें उन्होंने ये कहा कि 99% जो लाभार्थी हैं, उनको जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का जो जो अधिनियम है, उसके तहत उनको कवर मिल गया है। अब अगर 99% लोगों को ये फूड सिक्योरिटी कवर मिल गया है, तो फिर इस तरीके की रिपोर्ट कैसे सामने आ रही है? वी शुड टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स आल्सो ऑफ दिस इश्यू। और नीति आयोग ने इसी महीने के शुरुआत में ये रिपोर्ट जारी की थी। तो फिर क्या कहेंगे ऐसे दावों को? देखिए जैसे मैं अभी-अभी कह रहा था क्योंकि सरकार 2021 का डेटा इस्तेमाल कर नहीं रही है, क्योंकि सेंसस ही नहीं हुआ है, जनगणना ही नहीं हुई है, 13 साल पुराना डेटा यूज़ कर रही है। अब ज़ाहिर-सी बात है आपके जो दर्शक हैं वो समझदार है, प्रबुद्ध है, वो समझ सकते हैं कि 2011 के बाद से हमारे पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर आप डेटा कैप्चर ही नहीं करो, तो उनको आप नाप कैसे सकते हो कि उनको खाना मिल रहा है कि नहीं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है आपने ये जो बात छेड़ी है, सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार भारत सरकार को निर्देश दिए थे, उसके बावजूद केंद्रीय सरकार ने 2024 के बजट में खाद्य सुरक्षा दायरे से
बाहर रह गए 8 करोड़ प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राशन उपलब्ध कराने के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान किए ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बार-बार इसके बारे में आदेश दिए हैं। हैरानी की बात ये भी है कि भाजपा सरकार ने पिछले वर्ष के रिवाइज एस्टिमेट्स की तुलना में इस बार खाद्य सब्सिडी में के बजट में 3.3 की कटौती 3.3 हम लोग की कटौती की है, यानी पिछले साल 12.12 लाख से घटाकर अब इस बार 2 लाख 0.05 करोड़ वो दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस मामले में वो सीरियस नहीं है और इसको वो उनको ये दिखाना है कि हम लोग सक्सेसफुल है, अमृतकाल, विकसित भारत मतलब तैयार कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, न्यू इंडिया तैयार हो गया है। इसीलिए उनको दिखाना है कि बार-बार हम लोग थोड़ा भी इंटरवेंशन करें, उसमें खत्म हो जाता है। लेकिन ये और यहाँ पर ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है कि अगर आपने अभी यूनियन बजट देखा हो तो आपकी स्वास्थ्य का बजट कट गया है, आपके शिक्षा का बजट कट गया है और विकसित भारत की बात करते हैं। ये जो बेसिक जो इंडेक्सेस हैं, ह्यूमन इंडेक्सेस हैं, इन पर सरकार ऐसा लग रहा है कि ध्यान ही नहीं दे रही है। और दो ही जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इन दोनों चीजों के अलावा भारत सरकार ऐसी कौन सी योजना है जो आपकी समझ से आपको लगता है कि कुछ क्या एक्स्ट्रा काम कर रही है कि ताकि मेलन्यूट्रिशन ना रहे, ज्यादा से ज्यादा आबादी को स्वस्थ खाना मिले? ऐसी कोई टारगेटेड स्कीम आपकी नजर में है कि मोदी सरकार ने उसको लेकर गंभीरता से बात की हो या उसके बारे में बताया हो लोगों को? देखिए, भारत सरकार ने जब से 2014 के बाद भारत सरकार ने जितनी भी योजनाएं लागू करी है, कल्याणकारी योजनाएं, वो सारी यूपीए सरकार के समय से चल रही है, बस उनको रीपैकेज किया है। जैसे कल परसों उन्होंने दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप रख दिया, वैसे ही इन्होंने सारे जो प्रोग्राम्स है बस रीपैकेज करके उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो इसमें इसमें मुझे कोई नहीं लगता, इनफैक्ट जहां तक मेरा अनुमान है, उन्होंने जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे उन्होंने एनआरईजीए का बजट था, जो समग्र शिक्षा का बजट है, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो कृषि बजट है, उन्होंने सब कुछ धीरे-धीरे करके 2016 के तुलना से उन्होंने कटौती की है। और क्यों की है? क्योंकि फिस्कल प्रूडेंस मांग रहे हैं। अब भाई साहब, अगर आप कह रहे हो कि देश बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, विकसित भारत हो रहा है, लेकिन नागरिकों के लिए नहीं काम कर रहा है, तो किसके लिए चल रहा है सरकार? और आप जो मतलब देश प्रगति कर रही है, उन्नति कर रही है, लेकिन उसको अगर आम नागरिकों को लाभ नहीं हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इनफैक्ट आप जो पूछ रहे थे, क्या उन्होंने नई योजनाएं लाई है? नहीं, नई योजनाएं तो नहीं लाई है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग योजनाएं थी, उसमें उन्होंने धांधलीबाजी की। और मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, मिड डे मील प्रोग्राम है। मिड डे मील जो प्रोग्राम है, जो 5 वर्षों 6 वर्षों के मतलब 6 स्टैंडर्ड से नीचे जो बच्चे होते हैं, उनके लिए है, 7वीं कक्षा के नीचे, उनके लिए हर दिन प्रतिदिन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में उनको मिड डे मील मिलता है। मिड डे मील एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा है न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए, जिससे हम लोग कुपोषित लोगों को कम कर सकते हैं, जो मतलब जो कुपोषण है उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन कुपोषण खत्म करने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है? भारत सरकार ने क्या किया है? उन्होंने अपने वैचारिक एजेंडा के कारण अंडों का निकाल दिया मिड डे मील में। आपको लग रहा होगा कि अंडे निकाल दिए, क्या बड़ी डील है, क्या बड़ी बात है, लेकिन उसके कारण निकालने के कारण आपको प्रोटीन नहीं मिल पाता है। जो प्योर वेजिटेरियन डाइट होता है, उसमें प्रोटीन आपको बहुत अधिक कोशिश करनी होती है। मैं जानता हूँ, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो आपको पनीर खाना होता है, आपको टोफू खाना होता है, आपको ब्रोकली खाना होता है, आपको सोयाबीन खाना होता है। वो सब तो आप दे नहीं रहे हो मिड डे मील के तहत। आपने जो सबसे स्वस्थ, सबसे सस्ता और किफायती और एफिशिएंट वे है प्रोटीन देने का बच्चों के लिए, वो आपने निकाल दिया, क्योंकि मेरा वैचारिक एजेंडा कहता है कि मुझे अपने जो धार्मिक मूल्य है किसी के ऊपर, और ये भी ये कोई धार्मिक मूल्य भी नहीं है, ये कोई धार्मिक मूल्य भी नहीं है, क्योंकि अगर शैवयाट ट्रेडिशन में देखा जाए तो जो भी शिव भक्त है वो तो अंडा खाते हैं, मांस भी खाते हैं। तो क्या थोप रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है लोगों पे ऊपर, लेकिन उसके कारण आम नागरिकों पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और मैं एक चीज आपको कहना चाह रहा था, दुख की बात ये है कि भाजपा सरकार, अगर ये मुद्दे हम लोग संसद में उठाए, ये मुद्दे हम लोग मीडिया में उठाए, समस्या ये है कि भाजपा सरकार विपक्ष की हर बात को अप्रासंगिक मानकर खारिज कर देती है। वो बेसिकली भाजपा सरकार विपक्ष को अपना दुश्मन मानकर ये मानती है, और ये नहीं समझ रही है कि देश हित में हम विपक्ष जो है
सरकार के साथ रचनात्मक तरीके से काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उत्सुक है। लेकिन आप भाजपा का खुद का इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, उनका खुद का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम सरकार से बाहर किसी भी प्रबुद्ध इंसान की या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की सलाह नहीं चाहते हैं, उनकी कोई मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है भारत में शासन कैसे किया जा सकता है। सिर्फ हम ही हम हैं, आप लोग सब बेवकूफ हो। इसीलिए मैं उनको प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक लाइन बोली थी, मुझे याद है संसद में, कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, ये बिल्कुल जायज है, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। देश हित और जनहित को बढ़ाने के लिए हम सबको एकीकरण में काम करना है। लेकिन ये जिस तरह से ये पूरा तानाशाह की तरह कर रहे हैं कि मैं शहंशाह हूँ और मैं ही जानता हूँ सब कुछ। पुष्पराज, लेकिन अब ये रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को खारिज भी करेगी मोदी सरकार। किसी भी सूरत में वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि उस रिपोर्ट का एक भी पॉइंट से वो अग्री करेंगे, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर यूनिसेफ और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर अगर एक रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी है, उस क्रेडिबिलिटी को भले ही भारत सरकार अपने सिरे से खारिज कर दे, लेकिन पूरे विश्व में अगर इस रिपोर्ट को लेकर और मोदी जी ये कहेंगे कि हम तो विकसित भारत बना रहे हैं, तो ये मोदी जी के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती है। बेइज्जती देखिए, उनके लिए जो व्यक्तिगत बेइज्जती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरी बॉटम लाइन ये है कि वो हमारे चुने हुए सरकार है, हमारी चुनी हुई भले ही मैंने उनको वोट नहीं दिया हो, लेकिन आज वो भारत सरकार है, वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, ना कि एक प्रांत के, ना कि एक दल के, ना कि एक एनडीए ब्लॉक के, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। और उनकी नैतिक जिम्मेदारी है ना, सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, वो पूरे देश के हर मुद्दे, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दे को हल करने के लिए जितनी कसर लगा सके करे, और अगर उसमें किसी की भी सहायता लगे वो उसका इस्तेमाल करे। हमारे इंडिया ब्लॉक में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार चला चुके हैं, सैकड़ों उनके पास दशकों का एक्सपीरियंस है, आप क्यों नहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? जो बाहर के वर्ल्ड बैंक के लोग हैं, यूएन के लोग हैं, इंडिया में भी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च था, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च है, हैदराबाद में थिंक टैंक है, कई सारे और ऐसे थिंक टैंक है, और एनजीओ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ग्रीन पीस है, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हमारी प्रगति और हमारी उन्नति में वो हमारी मदद करें। लेकिन अगर सरकार सबको, अपने भाजपा के जो 10 चुने गिने चमचे हैं उनको छोड़ के बाकी सब देशवासी गद्दार है और बेवकूफ है, तो ऐसे तो देश नहीं चल सकता ना। आप पनवाड़ी की दुकान तो चला नहीं रहे हो। नहीं, लेकिन पुष्पराज, ये जो रिपोर्ट है ये मोदी सरकार की कितनी बड़ी विफलता है। आज लेट्स टॉक पॉइंट ब्लैंकली कि ये जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, योजना के नाम पर आज हम ये योजना ले आए, हम आज वो योजना ले आए, मोदी सरकार की योजनाओं की ये कितनी बड़ी विफलता है, और ये बहुत बड़ी विफलता है। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से कितनी बड़ी विफलता है। देखिए, अगर आप 10 साल से सरकार में है, 10 साल से आप सरकार में हैं, ठीक है? 2000 के बाद 2024 के बीच में भाजपा की सरकार, सिर्फ भाजपा की सरकार 15 साल रही है, राइट? सिर्फ 10 साल यूपीए की सरकार रही थी, 2000 से 2024 के बीच में, राइट? सॉरी, 14 साल भाजपा की सरकार रही है। भाजपा सरकार ने 14 साल में क्या क्या नहीं कर पाए, ये आप और हम उनको मतलब पूछना चाहिए हम सबको। ये जवाबदेही देने हम लोगों को इनसे जवाबदेही मांगनी पड़ेगी, सॉरी, क्योंकि ये लोगों ने पिछले 10 सालों में हमें हर मुद्दे के जैसे कोई भी मुद्दा आता है जनहित के बारे में, लोकहित के बारे में, वो बार-बार हमारा ध्यान भटकाने के लिए कोई नया मतलब कोई नया बलून फेंक देते हैं। कल उन्होंने ये दरबार हॉल का बलून फेंका, ये सोच के कि भाई साहब जितना भी आज जो भी संसद में अग्निवीर या नीट या मणिपुर के मुद्दे आ रहे हैं, उससे ध्यान भटक जाए। और बार-बार हम लोग कितना बेवकूफ हो सकते हैं। आप आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कब तक शांत रहोगे? कब तक ये भाजपा का टूलकिट से आप भ्रमित होते रहोगे? आज जो समस्या हमारे सामने है, वो सिर्फ भाजपा नहीं सॉल्व कर सकती, सिर्फ कांग्रेस नहीं सॉल्व कर सकती। इसमें हम सबको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या है। राष्ट्रीय समस्या हल करने के लिए हमको एक साथ होकर काम करना होगा, और इसमें कई सरकार भी है। देखिए, एक चीज़ ये भी है, अ, हालाँकि ये डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड नहीं है, मतलब इस मुद्दे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। भारत एक संघीय राष्ट्र है, ठीक है? 50% ज़िम्मेदारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए
सरकारों मतलब केंद्र सरकार के केंद्र सरकार की है और 50% राज्य सरकारों की है, बराबर है। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आर्थिक रूप से पंगु कर दिया है और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। फाइनेंस कमीशन जो 15वीं वित्त आयोग है, उन्होंने निर्देश दिया था कि आपको 38.5 लाख करोड़ में से 41% डिवॉल्व करना है। सरकार ने 30% से कम डिवॉल्व किया है। उसमें आपने वो 30% में मैं सेस भी जोड़ रहा हूँ, लेकिन वो सेस भी नहीं डिवॉल्व कर रहे हैं। फिर अपने जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, इंक्लूडिंग मिड डे मील, उसमें अपना केंद्र सरकार ने कम कर दिया अपना हिस्सा। कहने का तात्पर्य यह है कि वो राज्य सरकारों को हैंडकफ बंदी बना रहे ताकि वो आपके लिए और हमारे लिए कल्याणकारी योजना लागू ना कर सके। आप सही कह रहे हैं कि राज्यों के हाथ बांध दिए हैं और वाकई में नागरिकों को लेकर कितनी गंभीर है मोदी सरकार, मुझे तो उस पर भी डाउट होता है। क्योंकि आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स देख लीजिए, दे हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल। जो पुराने वैक्सीनेशंस होते थे वो नहीं हो रहे। अब महिलाओं का, इसी रिपोर्ट में मैं देख रही हूँ कि जो महिलाओं का जो डेटा है सामने, कि 53% महिलाएं अगर अनीमिया से पीड़ित है, और ये सरकार विकसित भारत की बात करती है। आज ये कौन सी ऐसी योजना है जो हमने महिलाओं के लिए ये किया वो किया, लेकिन आज इनका कोई भी इंस्टीट्यूशन इस बात का पता नहीं लगा पा रहा है कि अगर 53% महिलाएं हमारे देश की अनीमिया से पीड़ित है तो उनके लिए क्या करना चाहिए। ना मोदी जी को पता है, ना इनके स्वास्थ्य मंत्री को ये बात पता है, और ना विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर को ये पता है ये बात। नीलू जी, हालांकि ये मजाक का मामला नहीं है। जब हमारे जो महिला ओलंपियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर उतरकर वो भीख मांग रहे थे हम सब से कि हमारे ऊपर शोषण हुआ है, राइट? कई सारे महिलाओं ने भीख मांगी थी। तब सरकार, ये जो एक मुद्दा, ऐसा मुद्दा था जो मतलब सिर पे, मतलब मुंह के सामने आके रुक गया था, उस पे मोदी जी ने और मोदी सरकार ने मुंह फेर लिया अपना। तो ये जो मुद्दा है, जो सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग, औरतें हैं, ग्रामीण क्षेत्र से है, जो एनआरईजी में काम करती है, जिनके पास मतलब रोज के, अगर अगर उन्होंने रोज में दिहाड़ी नहीं कमाई तो वो अपना पेट नहीं भर सकती, अपने बच्चे का पेट नहीं भर सकती है। ये लोग जो अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं, संसद में नहीं उठा पाते, मीडिया में भी नहीं उठा पाते हैं, आपको लग रहा है कि मोदी जी इनके बारे में प्रोएक्टिवली जाके सोचेंगे इनके बारे में, या कुछ उनके कल्याण के लिए कुछ करने के लिए मतलब सोच भी रहे हैं? नहीं तो देशवासियों को ये तो पता चले कि मोदी जी इसका विकास कर रहे हैं। बड़े बड़े चुनावी रैलीज में वो जाते हैं और ये कहेंगे कि देखिए हमने कितना विकास कर दिया, 10 साल में उतना विकास मैंने किया जितना 70 सालों में नहीं किया। ये बार बार वो बोलते हैं, लेकिन वो विकास कर किसका रहे हैं, देशवासियों को ये तो पता चले। ये जो रिपोर्ट है ये साफ झलकाती है कि मोदी सरकार की कोई भी नीति काम नहीं कर रही है। जिस तरीके से वो डेटा एनालाइज करती है वो गड़बड़ है। किस तबके तक इनकी स्कीम्स पहुंच रही हैं उसमें भी गड़बड़ है। किस तबके तक पहुंच रही है मोदी सरकार की ये स्कीम, ये तो बहुत बड़ा तमाचा है। आज देशवासियों को पता तो चले कि इसकी असलियत क्या है। नीलू जी, बात साफ साफ है। ऐसे नहीं है कि मोदी जी की कोई योजनाएं काम नहीं कर रही है, कई सारी योजनाएं काम कर रही है। लेकिन समस्या ये है कि वो किसके लिए काम कर रही है, ये हमें नहीं समझ आ रहा है। जो आप देख लीजिए, आज आप आर्थिक स्थिति देख लीजिए देश की, जो टॉप 20 कंपनीज है देश की, जो 20 बड़ी उद्योगपति है, उनका मुनाफा, कॉर्पोरेट मुनाफा जो है 5 लाख करोड़ से, 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 में कॉर्पोरेट मुनाफा 5 लाख करोड़ होता था 20 कंपनियों का। आज वो बढ़कर 20.6 लाख करोड़ हो गया है। सिर्फ 4 साल में लगभग 15 लाख करोड़ कमा रहे एक्स्ट्रा। आप समझ रहे हो? तो ये ट्रांसफर ऑफ वेल्थ है, आप समझिए, ये एक बहुत ज्यादा संरचनात्मक बदलाव आया है देश की आर्थिक नीतियों में। सरकार आज सिर्फ जो बड़े उद्योगपति है, जो उनको चंदा दे सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अपने विशाल प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाने के लिए, उन्हीं के लिए काम कर रही है। एयरपोर्ट्स, ट्रेन, रेलवेज, ये क्या बोलते हैं, जमीन, माइंस, सबके लिए आपकी जेब में जा रहा है कुछ पैसा। आपका जो टैक्सेशन बेनिफिट है, आपको मिल रहा है कोई टैक्स बेनिफिट? कॉर्पोरेट टैक्सेस पिछले 4 सालों में 8.5 लाख करोड़ उनको मुनाफा हुआ है, टैक्स वेवर हुआ है। 4 लाख करोड़ 4 सालों में 8.5 लाख करोड़। आपको क्या टैक्स मिला है, बेनिफिट मिला है पिछले 4 सालों में? जब कोविड खत्म हुआ था, जब जीएसटी की मांग बढ़ रही है आप सब पे, हम सब पे, तो आप समझिए सरकार किसके लिए काम कर रही है। ये सरकार 1% सरकार है, वो कर रही है काम अपने सूट बूट सरकार के लिए, सूट बूट दोस्तों के लिए, और किसी के लिए काम नहीं कर रही है। हम और आप तो भाई साहब उनके लिए गाय बकरी है,
जो वोट डाल सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। वोट डाला और भाई साहब गेम खत्म। उनको हमारी याद भी नहीं आती है। और इनफैक्ट अगर हमने अपने सरकार से, अपने चुने हुए सरकार से अगर कोई जवाबदेही मांगी या ये पूछा कि भाई साहब आप हमारे लिए क्या कर रहे हो सर, आप हमारे प्रधानमंत्री हो या आप हमारे मंत्री हो या आप हमारे सांसद हो, तुरंत आपको जेल में डाल दिया जाएगा, यूपा ठोक दिया जाएगा, सेडिशन ठीक दिया जाएगा। और जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो इंडिया ब्लॉक के जो जनप्रतिनिधि है आपके लिए लड़ रहे हैं, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, उनको निलंबित किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाला था, 2 मुख्यमंत्री, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ है हमारे। तो आप समझो, जो भी उनको अपने काम से रोकेगा और उनका काम है सिर्फ अपने सूट-बूट दोस्तों के लिए काम करने। खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, ये क्या छोटी बातें कर रहे हैं आप नीलू जी? उनके जेब कैसे भरने चाहिए? अदानी जी को ऑस्ट्रेलिया में माइन मिल रही है कि नहीं, उनको इससे पड़ी है। जिंदल जी को माइंस में अच्छा दाम मिल रहा है कि नहीं, या जियो को बड़ी-बड़ी 5,000 करोड़ की जो शादी है, उनका जो शादी था, वो ढंग से हो रहा है कि नहीं, इससे उनको इंटरेस्ट है। कभी आपके भूखमरी या आपके गरीबी या आपके दुख को बांटने के लिए मोदी जी आए हैं? चुनाव को छोड़ के, चुनाव के बारे में भूल जाइए, वो तो अपना ड्रामा चलता है। उसके अलावा पिछले 5 साल में वो आए हैं, लेकिन उनकी शादी के लिए तो जरूर करे गए थे, दौड़-दौड़ के गए थे, नहीं गए थे? तो आप खुद अपने आप से पूछो, किसके प्रतिनिधि है ये? ये आपके और मेरे हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल। और ये जो पूरी रिपोर्ट है, ये साफ झलकाती है कि इट्स अ केस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़। और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ें और आपको इस रिपोर्ट को पढ़कर पता चलेगा कि मोदी सरकार की प्रायोरिटी क्या है। उससे ये पता चलेगा कि जितनी इनकी स्कीमें हैं, वो कितनी गड़बड़ हैं, वो टारगेटेड नहीं है जिन लोगों पर टारगेट करनी चाहिए। बोलते कुछ हैं, फोकस कहीं और है। ये रिपोर्ट उस चीज़ को साफ दर्शाता है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। और मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच पुष्पराज फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच।